नमस्कार, डिस्कस टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका अपना समय देने के लिए। डिस्कस टाइम्स में आज हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति से सशक्त भारत का निर्माण कैसे। आपने देखा होगा कि 15% राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्थानों में 50% से भी ज्यादा महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। जबकि नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 44% है। बावजूद भी इससे आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में हम कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। तो महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति लाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सर आपसे। आपने हमें यहाँ पे आपके स्टूडियो में बुलाया और अभी आपने जो विषय उपस्थित किया है वो बहुत ही गहरा विषय है, बहुत ही डीप विषय है, जिसके बारे में जितना बोले उतना कम है। बट हमारे पास टाइम लिमिटेड है, तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे किस तरह से कुछ चीजों को निवारण करना चाहिए, किस तरह से ये शंकाओं का निवारण करना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो नीति आयोग ने 2018 में 8 मार्च को जो अनाउंसमेंट किया था WEP प्रोग्राम, WEP प्लेटफॉर्म, इट इज फॉर वुमेन। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, उनको सशक्तिकरण करने के लिए बेस उनको देना पड़ेगा, उनको कुछ आधार देना पड़ेगा। तो आधार करने के लिए, इसके लिए अपनी गवर्नमेंट ने, हमारे शासन ने कुछ चीजें दी है, तो उसकी चीजों का जो अनुकरण करना चाहिए, उस तरह से अनुकरण नहीं होता है कि हमें महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे पास अभी क्या है, हमारे पास जो सुविधा है उसका हमें अच्छी तरह से उनकी तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि योजना क्या है, किस तरह से मुझे उसका अवेलेबिलिटी लेनी है, तब तक यो योजना का उनके पास जाके उनको बताना पड़ेगा, उनको अवेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लेटफॉर्म दिया है तो उनके बारे में उसको उजागर करना पड़ेगा, वो प्लेटफॉर्म के रिलेटेड। तो ये मेरा कहने का मकसद है। और तभी जाके हर महिला, हर घर में एक महिला उद्योजिका हम लोग पैदा कर सकते। हर महिला के अंदर गट्स है, हर महिला को लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, मेरे लिए गवर्नमेंट ने, मेरी सरकार ने ये किया है। बट अगर वो महिला को पता नहीं कि कौन से चैनल के पास मुझे जाना है, कैसे मैंने उसको चैनलाइज करना है, जब उसको वो चीज को पता चलेगा तभी वो महिला सशक्त हो जाएगी, तभी वो महिला महत्वपूर्ण हमारे जो इंडिया में है या भारतवर्ष में हमने जो किया है उसको, वो सपने को हम लोग साकार कर पाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। तो रोजगार के मोर्चे पर महिलाओं की स्थिति क्या है? इसके लिए सरकार क्या कर रही है? हर एक स्तर पर राज्य सरकार क्या कर रही है? किस राज्य में महिलाओं की रोजगार की स्थिति सबसे अच्छी मानी जा रही है? देखिए, हमारे भारतवर्ष में तो हर राज्य में महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि हम लोग जैसे मानते हैं, पहले सदियों से चला आ रहा है कि कुछ साउथ एरियाज में एजुकेशन सेक्टर ज्यादा है। अभी हर सेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है, हर एरिया में, हर स्टेट में लोग महत्वपूर्ण काम करने लगे हैं। मिनिस्टर्स है या हमारी गवर्नमेंट है, बहुत अच्छी तरह से योजनाएं कर रही है। सिर्फ अभी है, हर स्टेट के अंदर जो जो महिला है उनको, जो जो वो वेल एजुकेटेड है, उनको बाकी महिलाओं को भी बताना पड़ेगा कि इस तरह के स्कीम है। तो मेरे हिसाब से हर स्टेट अपनी तरफ से अच्छे काम कर रहे हैं। और नीति आयोग ने हमें जिस तरह से सपोर्टिंग दिया है, जैसे IIBM जो है, मैं खुद एक अपनी गवर्नमेंट की स्कीम में काम कर रही हूँ। उसमें IIBM जो बेंगलोर की हमारे इंस्टीट्यूट है, वहां पे महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उद्योग के ट्रेनिंग दिए जाते हैं। बट महिलाओं को पता करना पड़ेगा कि मेरे लिए यहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, मुझे मेरे स्टेट ने क्या योजना दी है, मेरे लिए कौन सा सीड फंडिंग है, मेरे लिए कौन सी अवेलेबिलिटी है, वो चेक करके उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो वो एप्लीकेशन देने के लिए उनको एक चैनल बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हमें किस प्लेटफॉर्म पे कोऑर्डिनेट करना है। वो सबसे पहली बात है। आपने कहा कि हर सेक्टर का विकास हो रहा है, हर सेक्टर में महिलाओं की पहुंच बढ़ी है। तो वर्तमान समय में किस सेक्टर में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक देखी जा रही है? देखिए, सर्वाधिक जैसे बोल रहे हैं, फूड इंडस्ट्री है, देन कापड़ उद्योग है, अलग अलग उद्योग है। बट मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में वैसे महिलाएं आगे नहीं आ रही है। तो उसका कहने का मतलब ऐसा है कि महिलाओं को उसकी जानकारी प्रॉपर नहीं दी जा रही है, या फिर महिला खुद आके नहीं उसका अवेलेबिलिटी ले रही है।
तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में या फिर अलग अलग, जैसे हमने ये देखा अभी रिसेंटली हमने एक ओम स्पेस कंपनी से टाई अप किया, रॉकेट कंपनी से। तो रॉकेट कंपनी में मैक्सिमम हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा पुरुष ही है। अच्छी बात है, बट हमें दोनों को हर सेक्टर में लेवल पे रखना पड़ेगा। अगर हमारे देश का अच्छा विकास करना है तो उसके लिए महिला और पुरुष दोनों को एक साथ आके नॉलेज बांटना पड़ेगा। और ऐसे जो बड़े सेक्टर है जहाँ पे साइंटिफिक थे, आणविक सेक्टर है, वहां पे अगर महिला का दिमाग यूज करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारे भारतवर्ष की प्रगति हो सकती है। क्योंकि अभी तक महिला बोल रही है कि नहीं मुझे ये मिला नहीं, वो मिला नहीं, बट आगे आके अगर आप नॉलेज ले लेंगे, आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप आके नॉलेज ले लो, आपको क्या सहायता चाहिए वो चैनल से कोऑर्डिनेट करो, खुद आके खुद सशक्त बनो, तभी हमारा भारत सशक्त बन पाएगा। आप खुद एक महिला उद्यमी हैं, आप कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अगर हम्म। भारत में देखा जाए तो कितने प्रतिशत महिलाएं रोजगार कर रही हैं और कितने प्रतिशत महिलाएं खुद रोजगार दे रही हैं? देखिए, खुद रोजगार देने वाले कैटेगरी में महिलाएं ज्यादा है और देने वाले में कम है और लेने वाले में ज्यादा है। तो अभी हमें वो सेक्टर चेंज करना पड़ेगा, हमें वो जो परसेंटेज है, जो जो प्रतिशत है वो बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पे महिला लोगों को रोजगार देगी, वहां पे महिला का जो नॉलेज है, उसका ब्रेन है। देखो, महिला ज्यादा से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस से अच्छे तरह से बिजनेस हैंडल कर सकती है। कुछ चीजों में पुरुषों की भी अच्छी है, बट कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं। कुछ चीजों में महिला का दिमाग बहुत अच्छा है, वो क्या कर सकती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से बिजनेस को बढ़ा सकती है। लोगों से इमोशनली बात करके, उनसे इमोशनल कनेक्ट करके वो बिजनेस को एक अच्छी लेवल पे लेके जा सकती है। कोऑर्डिनेशन में, जैसे कोई टेलीकॉलिंग है, तो टेलीकॉलिंग करने के बाद अगर कोई टेलीकॉलर है, मेल है या फीमेल है, उसमें अगर मेल का कॉल जाता है तो इमीडिएट इंक्वायरी क्लोज नहीं हो पाती, बट अगर फीमेल का जाता है तो इमीडिएट वो इंक्वायरी क्लोज होती है। इसका मतलब ऐसा है कि उनके बात करने का जो तरीका है, उनका जो अंदाज है, अगर वो अपने बिजनेसेस में यूज करेंगे तो अच्छी तरह से महिला आगे जा सकती है और तभी बिजनेस हमारा बढ़ सकता है एक अच्छे लेवल पे। तो इस तरह से वो अलग अलग टैक्टिक्स उसमें यूज कर सकती है महिलाएं। अगर महिलाओं के अंदर रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने की क्षमता विकसित करनी होगी तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, उसके लिए हमें कुछ अच्छे ट्रेनिंग्स की भी आवश्यकता है। जैसे विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। सबसे पहले तो उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकती है। उनको पहले हमें आत्मनिर्भर करने के लिए उनको खुद को खुद डेवलप करना पड़ेगा कि मेरी कैपेबिलिटी मैं ये कर सकती हूँ। उनको जब तक आत्मविश्वास नहीं आएगा, उनको कॉन्फिडेंस वो लेवल पे लेके नहीं जाएंगे, तब तक वो महिला देख देख सकती है सिर्फ वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। बट जब तक मैं खुद आगे आके मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, मुझे खुद को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। ये सब महिला ने अपने आप से करना भी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है उसको अवेलेबिलिटी लेने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो पर्टिकुलर महिलाओं को उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। वो इंटरव्यू में उसका क्या क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी किस तरह से वो बढ़ा सकती है, उसको पहले उसको आत्मनिर्भर करने के लिए उसको खुद आगे आके आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके बाद हम बहुत सारी महिला उद्योजिका तैयार कर सकते हैं, हमारे भारत में नहीं, ग्लोबल में। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है खुद का आत्मविश्वास और अच्छी एक ट्रेनिंग, वो बहुत बड़ी चीज है। किसी ग्लोबल इकोनॉमिस्ट ने कहा है, अगर भारत को अपनी आर्थिक विकास में तेजी लानी है तो उसे मुख्य रूप से पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी आर्थिक विकास में लगाना होगा। तो आर्थिक विकास में महिलाओं को लगाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, आर्थिक विकासों में महिलाओं को लगाने के लिए मैंने सबसे पहली बात तो आपको बोली, उनका कॉन्फिडेंस हमें बढ़ाना पड़ेगा, उनका आत्मविश्वास। और उसके बाद उनको आत्मनिर्भर करने के लिए अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बिकॉज इफ वी कंपेयर विद ग्लोबल वर्ल्ड, अभी हमारे इंडिया में महिला कर रही है, बट ग्लोबली जो महिलाएं कर रही है, हम लोग कंपैरिजन नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ पता कर रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है, मेरे बाहर के वर्ल्ड में क्या कर रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, जापान में क्या कर रहे हैं, चाइना में क्या कर रहे हैं, भूटान में क्या कर रहे हैं, वॉट एवर, यूके, यूएसए, वाई दे आर अगेन, वाई दे आर अहेड ऑफ दिस वर्ल्ड, अगेन एंड अगेन दे आर रिपीटिंग कि वी आर ग्रेट, वी आर ग्रेट, वॉट एवर। बट हमारा इंडिया, हमारा भारत हमें बहुत ऊंचाई पर लेके जाना है। उसके लिए सबसे पहले तो महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा, कि उनको पता करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है,
रोबोटिक्स में क्या चल रहा है, कार सेक्टर में क्या चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली कार सेक्टर्स में महिलाएं ज्यादा नहीं है, तो वहां पे वो आ सकती है। उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी सिविल इंडस्ट्रीज की भी महिला है, बट मैक्सिमम महिलाएं साइड पे नहीं दिखी जाती है। बिकॉज हमारे भारतवर्ष में ऐसा माना जाता है कि नहीं, महिला का सिर्फ काम पहले माना जाता था, अभी तो नहीं है, कि महिला का काम सिर्फ है कि मुझे चूल और मूल मराठी में बोलते हैं। बट अभी वो सेक्टर बहुत बड़ा हो चुका है। अभी आपको कुकिंग से बाहर आके अलग अलग सेक्टर्स में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे देश की प्रगति अच्छी तरह से हो पाएगी। क्योंकि पुरुष तो अच्छा कर ही रहे, बट उनके नॉलेज के साथ अगर महिला का भी जो नॉलेज जुड़ता है, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, तो उसको लेके अगर हम आगे चलते हैं तो हमारा भारत बहुत आगे जा सकता है। इससे मेरे कहने का मतलब है। आपने अपने जवाब में कहा कि ट्रेनिंग की बड़ी आवश्यकता है, तो यस एक यस। अच्छी ट्रेनिंग के लिए सबसे बड़ी खासियत क्या होनी चाहिए? सबसे अच्छी ट्रेनिंग के लिए खासियत होनी चाहिए उसका मॉड्यूल, ट्रेनिंग का मॉड्यूल। जैसे आपकी ट्रेनिंग में, जैसे हमारा कोई 10वीं का सब्जेक्ट है, 12वीं का सब्जेक्ट है, व्हाटएवर बोर्ड का है, तो उसमें आप मॉड्यूल किस तरह से डिजाइन करते हैं। तो महिलाओं को मॉड्यूल डिजाइन करने के लिए सब महिला ने एक साथ आने चाहिए। वो महिला अलग अलग सेक्टर्स की महिलाएं अगर एक साथ बैठेगी, 10 दिमाग एक साथ आएंगे, तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। अगर एक ही पर्सन कर रहे हैं तो उसमें वो प्रगति, वो लेवल की हम लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें एक ग्रुप में महिलाओं का या पुरुषों को भी उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा कि हमें किस तरह से वो मॉडल में क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। बिकॉज कैसे है कि कुछ नॉलेज ऐसा रहता है कि जो यहाँ पे नहीं मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, तो उसमें हमें क्या एडिशन करना चाहिए। हमारा मॉडल इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे बुनियाद, बुनियाद अगर अच्छी है तो बिल्डिंग बहुत बड़ी बन सकती है। तो हमें बुनियाद बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, हमारा ट्रेनिंग का मॉडल बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेनिंग का मॉडल पक्का है तो हर महिला को वो ट्रेनिंग का मॉडल फॉलो करना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, हॉर्स कैसे फॉलो करता है एक चीज, वो फॉलो करके उसको वही चीज पे फोकस करना चाहिए कि मुझे इतना ही करना है, मुझे इसमें सक्सेस करना है, तो मुझे 100% या 200% देना पड़ेगा। जबकि मेरे पास अगर जिम्मेदारी मेरे फैमिली की है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी हर महिला को निभानी पड़ेगी। वो करके महिलाओं ने दोनों करना चाहिए, दोनों बैलेंस करना चाहिए। तो उसके लिए उसने खुद की कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। ये मेरे कहने का मकसद है। तो महिलाओं की ट्रेनिंग की बुनियाद की मजबूत करने की बात आपने रखी है, तो उसकी बुनियाद में क्या क्या शामिल है? देखिए, बुनियाद में सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक ग्रुप, एक संगठन होना चाहिए। जब संगठन की पावर इतनी है ना सर, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब हमारे क्रांतिकारी लोगों ने एक साथ आके उठाव किए थे, तो हमारे देश को स्वतंत्रता इमीडिएटली मिल गया था। बट उसके लिए हमने कुछ टाइम लगाया था। वो टाइम लगाने के लिए हमने क्या किया, हमारे देश में चीजें हुई थी जहाँ पे हम लोग संगठन की बदौलत संगठन हो गया। इसके लिए हमारा कंट्री आगे बढ़ चुका। सतत विकास के आधार में निर्धारित किया गया है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए जरूरी है कि महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। इसके लिए हर एक दल को इस विषय पर सोचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए वर्तमान में सरकार क्या कर रही है, हर एक दल क्या सोच रहा है? बहुत अच्छा सवाल है सर। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पास हमारे पुरखों से चले आ रहे राजनीतिक जो विषय है, उसमें महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। जैसे हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारी सरोजिनी नायडू, हमें हमारी बहुत सारी महिला, जैसे हमारी आदरणीय इंदिरा गांधी, उनके अगर हम लोग ऐसे अनुकरण करते, उनके जो व्यवहार थे, जो राजनीतिक संबंध थे, लोगों से बात करने का तरीका था, जो लोगों से संपर्क करने का तरीका था, तो उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। जैसे आज की महिलाएं बहुत प्रगत हो चुकी है, बट अगर पॉलिटिक्स में वो उस तरह से योगदान दे पाए, तो हमारा पॉलिटिक्स एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। बट उसके लिए अगेन मैंने जैसे बोला कि कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग इन द सेंस की महिलाओं में काबिलियत है, बट उनको उनकी समझने के लिए वो अंदाज बढ़ाना चाहिए, उनको उस लेवल का करने के लिए। जैसे पॉलिटिक्स इज ऑल्सो बिग गेम, इफ यू प्ले इट प्रॉपरली इट इज अ गेम, एंड यू हैव टू प्ले इट टैक्टफुली। जैसे लोगों से हमें संपर्क करना है। पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है, राजनीतिक ऐसा गहन विषय है सर, जो अगर अच्छी तरह से किया जाए तो हमारा देश बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे जा सकता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनको सीखना चाहिए, नेशनल पॉलिटिक्स उनको खुद आके आगे आके बढ़ना चाहिए।
कि किस तरह से क्या करना है, उसका थोड़ा-सा उनको एजुकेट करना चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए कि अगर उनका ये योगदान है, तो उनका योगदान महत्वपूर्ण करने के लिए उनके स्टेप्स क्या रहेंगे? उस तरह की उनको शिक्षा देनी चाहिए। और हर महिला में मैं बोलती हूँ, हर महिला में एक पॉलिटिकल लीडर छुपी हुई है। बस उनको हमें परख के उनको आगे लेके आना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम कुछ प्लान आउट एक्शन करते हैं, तो उस तरह से हम लोग हमारा देश आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है कि जहाँ पे महिलाओं की बहुत ज़रूरत है। अभी कंपैरिज़न अगर करें तो उस तरह से हमारे योगदान नहीं दिए जा रहे, बट उसके लिए अगर उस तरह की उपाय योजना की जा सकती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो रेशियो बढ़ सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी। इंदिरा गांधी जी, जो कि देश के साथ साथ वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान रखते थे, उनसे महिलाओं को सीखना भी चाहिए कि राजनीति के मामले में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़नी चाहिए, महिलाओं को राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए। तो क्या उनके जाने के बाद से महिलाओं ने उन्हें अपने प्रेरणा मान कर कुछ सीखा है? देखिए, हर जैसे बोलते हैं गुरु कौन बनाता है और कैसा शिष्य अनुकरण करता है, उसके ऊपर हर पर्सन का भविष्य निर्भर है। तो अगर कोई इनडायरेक्ट गुरु होता है, कोई डायरेक्ट गुरु होता है। तो इस तरह से अगर हमारे मार्गदर्शक जो हमारी पहली महिलाओं ने जो योगदान किए हैं, सब महिलाओं हमारे इतिहास का अभ्यास करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ या दावे से कह सकती हूँ, हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी। तो उसके लिए हमें थोड़ा इतिहास का भी थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। हर महिला में ऐसे नहीं बोल रहे कि डेली आके कोई पुस्तक पढ़ना है या कोई बुक में आपको एजुकेट करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको खाली किस तरह से उन्होंने काम किए थे, उनके काम में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, अगर हम उसका थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे और उसका रेशियो अगर हम लोग चेंज करने के लिए कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग कुछ काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ महिलाओं ने सीखा है, जो इंदिरा गांधी जी ने आदरणीय, उन्होंने कुछ काम किए, अच्छे काम किए, किस तरह से वो लाइन अप किए, उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसा था, उनका स्ट्रेटेजी कैसा था, बाउंड्रिंग कैसा था, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। सबसे महत्वपूर्ण है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अगर हर महिला डिसीजन ले पाएगी कि नहीं मुझे ये करना है, वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अगर आती है महिलाओं के अंदर, तो वो महिला कुछ भी कर सकती है। पॉलिटिक्स क्या देश के नहीं, वैश्विक जमाने पे कुछ भी कर सकती है। ये मेरा कहने का मकसद है। अगर देखा जाए तो देश के हर एक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। बात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की भागीदारी कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई देगी, ऐसा क्यों? देखिए, उसके लिए हमें थोड़ा-सा, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ है, वहाँ पे वो लेवल का उनको एजुकेशन दिया जाता है, वो लेवल की उनको शिक्षा दी जाती है। तो उनको एजुकेट किया जाता है कि आपका रोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपको क्या करना है? और आपकी उपाय योजना करने के बाद आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए? उसका एक अलग तरीके से उनका एजुकेशन रहता है। तो अगर हमारा वुमन इन पॉलिटिक्स एक अच्छी तरह से कोई तो एक कोर्स लोग एक अच्छी तरह से लेवल पे लेके जाते हैं, या वुमन इन पॉलिटिक्स के लिए किस तरह की महिला चाहिए हमें? जैसे करारी, धड़ाड़ी, इस तरह की महिला चाहिए, बट सॉफ्ट भी रहनी चाहिए। जैसे कुछ डिसीज़न आपको पेशेंसली भी लेने चाहिए। हर डिसीज़न में आपको करारी नहीं बनना है। कुछ डिसीजन आपको पेशेंटली लेना है, तो उसके लिए कुछ कैसे ट्रेनिंग चाहिए। तो उस तरह का अगर हमें शिक्षा मिलती है, उस तरह के लेवल का बैकग्राउंड बनता है, तो हमारे देश में जो अभी का जो स्तर है, कम हुआ, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी आगे जाएगा। वैसे अभी हमारे देश की महिला आगे है, बट उनको एक लेवल पे लेके जाने के लिए अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें कंपैरिज़न करना है तो वो लेवल पे लेके जाने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो और सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, सबको आत्मनिर्भर अच्छी तरह से बनना पड़ेगा। सबको सब चीज़ों की इज़ द की टू सक्सेस। तो टुवर्ड्स सक्सेस आपको जाने के लिए अगर आपको बोलते हैं ना, मराठी में बोलते हैं अपयश ही यशाची पहिली पायरी। फेल्योर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। तो सब महिलाओं ने फेल्योर को भी ऑब्स्टेकल मान के नहीं लेना है, उसको एन्जॉय करके आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी आता है आपके दिल में, दिमाग में ऑब्स्टेकल, आपको कुछ क्रिटिकल आता है, इट्स ओके। देखो वो होने के बाद ही आप एक तगड़ी महिला बन सकती है, एक एक तगड़ा हम मुकाबला कर सकते हैं। वो मेरे कहने का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है, राज्य यस, यस। विधानसभा विधान परिषद में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। संख्या तो बढ़ी है लेकिन रफ्तार उसकी धीमी है।
लेकिन हमारे देश में हर एक मुद्दे पर दो फाड़ की राजनीति होती है। महिलाओं के भी मुद्दे पर दो फाड़ की राजनीति होती है। अगर महिला महिला से लड़ी तो महिला सशक्तिकरण में समानता की भागीदारी कैसे बढ़ी? आप बताइए, इसका मतलब क्या बताना चाहेंगे? यस, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रश्न पूछा है। अभी देखिए, जैसे बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, यूनिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर हमारे देश में एकता है, अगर हमारे दो गट है, सपोज पुरुष महिला, अगर वो दो गट एक साथ आते तो बहुत बड़े लेवल पे हम लोग मुकाम हासिल कर सकते। अगर महिला का एक संगठन है, अगर वही संगठन में एक महिला दूसरी महिला से अगर झगड़ा करने लगी या उनके बहस होने लगे, तो उन दोनों में आपस में उलझने से अलावा उनको दोनों की कैपेबिलिटी देखनी चाहिए। जैसे मेरी कैपेबिलिटी इसमें अच्छी है, तुम्हारी कैपेबिलिटी इसमें अच्छी है, तो हम दोनों मिलके मिल बांट के करेंगे, मिल बांट के विकास करेंगे देश का, तो हमारा देश एक अच्छे लेवल पे जा सकता है। उसके लिए दोनों महिलाओं को सामंजस्य लेना पड़ेगा, दोनों महिलाओं को बैठना पड़ेगा एक साथ कि हमारे क्या है, चर्चा करना पड़ेगा, विचार विमर्श करने पड़ेंगे। जैसे विचार विमर्श किए जाते हैं तो एक अच्छा सॉल्यूशन लेके आना चाहिए कि वो सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग हमारे देश का विकास कैसे कर सकते हैं। अगर एक महिला दूसरी महिला के विकास में झगड़ने लगी, दो एक दूसरे का प्रगति देख के एक दूसरे को नजरअंदाज करने लगी, तो बहुत अच्छी लेवल पे हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का ह्यूमन टेंडेंसी हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल पावर दोनों की एक साथ अगर जुड़ती है तो बहुत बड़े लेवल पे मुकाम हासिल हो सकता है और अच्छी जीत हो पाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य मकसद है बेटियों के जन्म के बाद होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। तो इस अभियान के माध्यम से भारतीय समाज में किस तरह की प्रगति देखने को मिली है? देखिए, बेटी बचाओ बेटी वो अभियान की वजह से बहुत कुछ निर्माण हो चुके हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। तो राजनीतिक बदलाव आए हैं, हमारे सामाजिक बदलाव आए हैं, इकोनॉमिक बदलाव आए हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया, एक बेटी एक घर का बहुत अच्छी तरह से भला कर सकती है। अगर एक पुरुष और एक महिला का हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, बट दोनों में अगर एक साथ जुट रहेगा, तो दोनों एक सामंजस्य के थ्रू एक बेटी को अगर एक नया निर्माण दे रहे, तो उसमें अगर वो बेटी जिंदा रहती है, तो वो बेटी बहुत विकास कर सकती है। अगर वैसे ही हम हर हर फैमिली ने, हर परिवार ने एक ऐसा मौका लेके कि यही बेटी मेरा पूरा घर संवारने वाली है या फिर मेरे घर में पूरा चांदनी करने वाली है या एक अच्छी तरह से वो मेरा घर का विकास करेगी। अगर हर कपल के माइंड में ये थॉट जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। अभी तक हमने जो बदलाव किए हैं, हमारी जो शासन ने किए हैं, प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से सेवा भी दी है कि अगर आपकी एक बेटी होती है और उसका आपको कुछ अनुदान चाहिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहे, 2 बेटियों के ऊपर भी सब्सिडी दे रहे। तो ये बात बहुत अच्छी है। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों को मोटिवेशन मिलता है। अगर जब लोगों को मोटिवेशन मिलता है, तो लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरी बेटी बहुत आगे करने वाली। तो जब तक उनको ये पता नहीं चलता, हमारे समाज में वो चीज़ नहीं आती है कि मेरी बेटी मेरे लिए क्या करेगी, तो उनको वो पता रहना बीते 5 सालों में महिला उद्यमियों की संख्या में आशाजनक वृद्धि हुई है। देखा जाए तो फरवरी 2021 तक स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कुल 81% का कर्ज महिलाओं को दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 18% का कर्ज महिलाओं को दिया गया। सफलता की ये कहानी क्या कहती है? देखिए, सफलता की कहानी यही बताती है कि हमारे देश ने प्रगति के ऊपर बहुत विचार किया है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आने के बाद बहुत बदलाव हो चुके हैं और अभी भी बहुत बदलाव अलग-अलग हमारे जो मिनिस्टर्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो हमारी चीज़ें महिलाओं को मिलनी चाहिए, अगर वो मिलती है, तो महिला बहुत आगे बढ़ेगी। जैसे स्टार्टअप इंडिया एक मूवमेंट है। वो मूवमेंट में हर एक को इन्वॉल्व होना चाहिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट महिला या पुरुष, ये सबके लिए है। तो सबने आगे आके, जैसे कि यंगस्टर्स है, कुछ महिलाएं है, कुछ पुरुष है, कुछ युवक वर्ग है, तो युवा वर्ग ने भी आना चाहिए और महिलाओं की जो प्रगति हो चुकी है और इसके आगे भी जो होने वाली है, वो उसका आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है। स्टैंड अप इंडिया इसके लिए बहुत बड़ी स्कीम है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में जो मूवमेंट दिए हैं वुमन एंटरप्रेन्योर्स के, उनका अवेलेबिलिटी लेके, उनका अभ्यास करके, रिसर्च करके उनको वो एप्लीकेशंस फॉरवर्ड करने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के जितने एप्लीकेशंस उसके अंदर आएंगे,
तो उसके बाद ये जो अभी प्रतिशत जो कुछ चीजों के ऊपर गया है वो बहुत पहले बात ये चीज करनी पड़ेगी कि उसके ऊपर विचार विमर्श करनी पड़ेगी। लोगों को वो स्कीम्स की जानकारी लेनी पड़ेगी। जो सुविधाएं मेरे पास आई है, जो शासन ने दी है, प्रशासन कर रहा है, बट प्रशासन करने के बाद हमें वो कोई कागज के ऊपर नहीं वो पर्टिकुलर एरिया में जाके उसका संशोधन करना पड़ेगा, उसका रिसर्च डेवलपमेंट और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। तो इस तरह की ये चीज है सर। बस बहुत बहुत आभार आपका। आशा करते हैं आगे भी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका समय मिलता रहेगा। धन्यवाद। यस, खुश रहो, मस्त रहो सर। धन्यवाद।